गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्य के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप लोग दैनिक जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, साइकिल चलाना। तो ये सब कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोई वस्तु अपनी किसी अवस्था में जितना कार्य कर सकती है, वही उस अवस्था में उसकी ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह कार्य नहीं कर सकता, अर्थात उसके कार्य करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें ऊर्जा का होना आवश्यक है। जैसे कि हम ऑफिस में कार्य करते हैं, जब हमारे पास ऊर्जा होती है तब तक हम अच्छे से काम करते रहते हैं। फिर जब हमारी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, हम थक जाते हैं, हम कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऊर्जा क्या है? जब किसी कार्य को करने के लिए उस ऊर्जा होना आवश्यक है। ऊर्जा की परिभाषा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, ऊर्जा की जो माप है वो कार्य की मात्रा से की जाती है। तो ऊर्जा का मात्रक भी वही हो जाएगा जो कार्य का मात्रक है, उसका विमीय सूत्र भी वही हो जाएगा जो कार्य का है। ठीक है, और कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए ऊर्जा भी एक अदिश राशि ही होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र भी कार्य की तरह ml² T-2 हो जाएगा। और SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल और CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा के कुछ फॉर्म्स हैं, रूप हैं, है ना। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो इस कक्षा में हम, इस अध्याय में हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात सिंपल शब्दों में हम देखें, सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी वस्तु की गति, स्थिति, इन सब के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है। एक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि गतिज ऊर्जा यानी कि गति के कारण ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, यानी कि वो गति कर रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? गतिज, काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। एक बच्चा साइकिल चला रहा है, वो दौड़ रहा है, कार चला रहा है। तो सब में क्या हो रही है? यहाँ पे गति हो रही है। तो जहाँ पे भी गति होगी वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब हम गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। मान लो कोई m द्रव्यमान का वस्तु है जिस पर F बल आरोपित किया जाता है और वो प्रारंभिक वेग v से गति करता हुआ d दूरी तय करके एक स्थिति पे आकर रुक जाता है, यानी कि यहाँ पे उसकी अंतिम वेग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहाँ पे मान लो a मंदन उत्पन्न होता है। मतलब जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होते हैं? वेग में परिवर्तन, त्वरण होता है। लेकिन देखो, वेग ज़्यादा से कम हो रहा है ना, 0 हो रहा है, तब हम उसको त्वरण ना कह करके क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मंदन ए उत्पन्न हो रहा है। तो वस्तु
क्या है, गतिशील अवस्था से विरामावस्था तक, गतिशील से विरामावस्था तक गई, पहुंची, तो उसको कुछ कार्य करना पड़ा होगा। उस कार्य की गणना हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कार्य की परिभाषा हम जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पे जो बल लग रहा है F और बल की दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है D, तो वो इक्वेशन वन बन गया और W इज इक्वल टू F.D। फिर हम गति के द्वितीय नियम को देखते हैं। गति का द्वितीय नियम कहता है F इज इक्वल टू ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब हम इस F की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमको इक्वेशन 3 मिल जाता है, W इज इक्वल टू ma d। ठीक है, अब गति का तृतीय समीकरण हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखो v क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग, यहाँ पे अंतिम वेग क्या है 0। u क्या है, प्रारंभिक वेग, यहाँ पे हमारे पास प्रारंभिक वेग v है। यहाँ पे त्वरण की जगह हमने मंदन लिया है। और s क्या है, दूरी, दूरी कितना तय किया उसने d। तो क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज आप पुट कर दो इसमें, तो 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए डी। तो हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD बोल सकते हैं। AD की वैल्यू निकालना है तो वी स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। अब इस AD की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे W यानी कि कार्य की माप निकल जाएगी mv स्क्वायर अपॉन 2। तो यही जो कार्य है वो क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। ये कार्य वस्तु की क्या है, गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है, और इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का K। तो K बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी K बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा K बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो इसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान, है ना, गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके द्रव्यमान और वेग के परिमाण के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। ठीक है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम इस पर एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है, उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 10 सेकंड बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको प्रश्न में दिया गया है m बराबर 5 किलोग्राम, F बराबर 20 न्यूटन, T बराबर 10 सेकेंड, U यानी कि वो विरामावस्था में आ जाती, मतलब विरामावस्था में है वस्तु, तो प्रारंभिक वेग U बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो न्यूटन, हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हमारे पास m तो है, v निकालना है। तो सबसे पहले हम v निकालने के लिए गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू ma, आपको F की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास मान लो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व करने से आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, गति के समीकरण से आप जानते हो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, है ना। तो आपके पास u है, आपके पास t है, a नहीं था, a को हमने इसलिए यहाँ पे पहले निकाल लिया। अब a की भी वैल्यू मिल गई, इसको सॉल्व करोगे v की वैल्यू मिल जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला में क्या, m भी मिल गया, v भी मिल गया, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, फिर आपके पास आ जाएगा गतिज ऊर्जा का मान 4000 जूल। अब देखते हैं हम दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होता है बोला हमने, तो हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज नाम से ही स्पष्ट है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको हम ऊपर लेके गए, h ऊंचाई पर लेके गए, तो ऊपर ले जाने के लिए हमने जो कार्य किया वो यहाँ, जब वस्तु ऊपर है तो वहाँ पे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार स्प्रिंग को जब हम दबाएंगे, संपीड़ित करेंगे, तो वहाँ पे जो एनर्जी संचित हो जाएगी वो भी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। इसके हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये
कोई छोटा बच्चा है वो गुलेल से किसी चिड़िया को मार रहा है, तो जब वो गुलेल पे पत्थर को खींच कर रख रहा है तो यहाँ पे जो ऊर्जा संचित हो रही है वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जब वो पत्थर छूट जाएगा तब वो गतिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई फल पेड़ पर लटका हुआ रहता है ऊपर, तो वहाँ पे उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक और अन्य उदाहरण है बांध। बांध में क्या होता है, पानी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। उसको हम टरबाइन की मदद से गतिज ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उससे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर वो ऊंचाई पर है तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। दैट मीन्स गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, h ऊंचाई तक वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। देखो मान लो जो किया गया बल जो है F है, किया जो बल लग रहा है, और विस्थापन h है। तो देखो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, mg बल, गुरुत्वीय बल लगेगा ना। तो गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा mg, और यहाँ पे देखो विस्थापन कितना हो रहा है h, है ना। तो u बराबर mg h हो जाएगा। मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोले या स्थितिज ऊर्जा को हम u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर हो जाएगा mg h। अब आप लोग देख सकते हो एक और एग्जांपल है यहाँ पे। जब ये बच्चा, ये कोई थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह है, वहाँ पे जब ये साइकिल चला रहा है तो ये गति कर रहा है, तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे जाके वो रुका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। फिर से जब वो गति किया तो ये फिर से किसमें बदल गया, काइनेटिक एनर्जी में। ये कुछ प्रश्न हैं। आई होप आप लोगों को ऊर्जा समझ में, एनर्जी समझ में आ गई हो। थैंक यू।